मैथमेटिक्स की दुनिया का जगमगाता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। नमस्कार, मैं उज्जवल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब ऑनलाइन क्लास राठौर क्लासेस में। और एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएंगे इस क्लास के सेशन में और हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे आपके जुड़ जाने के बाद। एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर भी करना ना भूलें। ओके, एक बार जरा कमेंट सेक्शन के ऊपर कुमारी अनुष्का एंड सत्येंद्र यादव ऊपर करना जरा, 2-3 लोग हैं ज्यादा। रोशन विद्यार्थी, कुमारी अनुष्का, सत्येंद्र एंड बनर्जी, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और क्या लिखा सत्येंद्र? तैयार है सर जी। क्या मैगी है क्या जो तैयार है? हाँ चलिए, तो एक बार सेशन शेयर हो जाए तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ, आज की क्लास जो होगी वो गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 होगा। कल ही कंप्लीट हो जाता है ये, बट जो है कल लाइट बीच में चली गई, जिस वजह से क्या हुआ, क्लास बीच में ही जो है खत्म हो गई, एंड हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन कल समाप्त हो जाती है, उसे हम आज करेंगे। थोड़ा बहुत रह गया और उसे करने के बाद कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। क्वेश्चंस किससे हैं? तो जो भी अभी तक लेक्चर क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जो भी गुप्त साम्राज्य तक जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया उससे संबंधित 20 प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना है। क्लियर है? तो उसका आंसर आप सभी करना, आपका एक प्रकार का रिविजन भी हो जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और हम पढ़ते हैं कल के बारे में। तो कल मैं एक स्टोरी बता रहा था कि समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो है गद्दी पे कौन बैठता है? तो उसका बड़ा बेटा बैठता है, इसका नाम था रामगुप्त। यही बतलाया था मैंने कि समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी पे बैठता है कौन है? रामगुप्त। बहुत ही कम दिनों का शासन है इसका, कम दिनों का, कुछ चंद महीनों का शासन है इसका। ठीक, तो समुद्रगुप्त के 2 बेटे, बड़ा बेटा रामगुप्त और दूसरा बेटा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरे बेटे का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय नाम है। क्लियर है? तो बड़ा बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वही गद्दी पर बैठता है। तो ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन शासन करने की योग्यता इसके अंदर नहीं थी, काबिलियत इसके अंदर नहीं थी। किसके अंदर नहीं थी? रामगुप्त के अंदर ऐसी काबिलियत कोई खास प्रकार की नहीं थी। उसी क्रम में एक जो है मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था कि मौर्योत्तर कालीन विदेशी राजवंश, उसमें मैंने आपको शकों के बारे में पढ़ाया था ना, लेक्चर क्लास देखना। तो होता क्या है कि रामगुप्त के टाइम पे इन शकों के बीच में क्या होता है, राज्य विस्तार को लेकर के आपस में क्या होता है? द्वंद होता है, युद्ध होता है। तो रामगुप्त नहीं चाहता था कि शकों के साथ ये क्या करे? युद्ध करे। और रामगुप्त को लगता था युद्ध करूंगा शायद मैं हार जाऊंगा। तो इसने क्या किया? सौदा किया। इसने क्या किया? सौदा किया, महाभारत की तरह। ठीक ना? इसने, इसकी एक पत्नी थी बहुत ही बेहद खूबसूरत, क्या बेहद ही खूबसूरत है, किसकी पत्नी थी? उसका नाम था ध्रुव देवी। इसकी बेहद ही खूबसूरत है, एकदम दूध की तरह गोरी, मेरी तरह। ठीक है, बिल्कुल दूध की तरह गोरी, एकदम सा ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी। तो रामगुप्त क्या करता है? अपनी पत्नी को क्या करता है? अपनी पत्नी को इन शकों को देख करके कहता है कि भैया क्या करते हैं, आपस में हम जो है सल्टा लेते हैं, जो युद्ध करने की ऐसी स्थिति ना बने, ले जाओ मेरी बीवी को। हालांकि ये बात, लड़ाई थोड़ा सा शकों और इसके बीच में इसकी पत्नी को लेके ही हुआ था। जैसे रानी पद्मावती की कहानी आपने सुनी होगी, जो पिक्चर बनी थी पद्मावत के ऊपर। क्लियर है? तो इसने क्या किया? रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया और युद्ध की स्थिति को क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। लेकिन इसका जो छोटा भाई, इसका नाम क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। कल यहीं पर थे हम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात अच्छा नहीं लगा कि समुद्रगुप्त जो इसके बाप है, जिसने 100 राजाओं को पराजित किया था, हालांकि 24 राजाओं का ही उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर कि उत्तरापथ, यानी कि मैंने बताया था आर्यावर्त के 12 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। हालांकि कहीं कहीं यह मिलता है कि समुद्रगुप्त ने 100 राजाओं को भी पराजित किया था। क्या? 100 राजाओं को पराजित किया था। क्लियर है? तो यह बात इसे अच्छा नहीं लगा और इसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया कि शक का एक शासक था, उसका नाम था रुद्रसी। शकों का एक शासक था, उसका नाम क्या था? रुद्रसी। हालांकि रुद्रसी तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे पहला कार्य क्या करता है? इस पे अटैक करता है। रुद्रसी तृतीय पर अटैक करके इसे मार करके शकों को क्या करता है? भारत के इनका विनाश कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। ठीक है, तो शकों को पूर्णतः रूप से पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है। और इन्हें पराजित करके रुद्रसी तृतीय को इसने मार करके इसे छुड़ा लिया। किसे छुड़ा लिया? इसकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को छुड़ा लिया।
और इससे इसने कर लिया विवाह। क्या कर लिया? इससे इसने विवाह कर लिया, यानी कि अपनी भाभी से इसने शादी कर लिया। इसका ये कहना था कितनी खूबसूरत है, साले को रखने नहीं आ रहा तो इससे अच्छा है कि मैं इसे शादी कर लेता हूं, ठीक है। और इसे शादी करने के बाद इसे भी मार देता है, बोला कि तू किसी काम का नहीं है, तू जा ऊपर ऊपर ही आराम से रह, ठीक है। तो इसे भी रामगुप्त को मार देता है। और उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो शासन करता है 375 से 415 एडी यानी कि ईस्वी। तो 375 से 415 ईस्वी तक शासन किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो ध्यान से, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के ऊपर जो है हमला किया, इन शकों को पूर्णतः रूप से भारत से पराजित करके इनका पूर्णतः विनाश कर डाला जब इसने, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसने दो काम किया। दो कौन कौन से काम किए? तो ये देखो, दो कौन कौन से काम किया इसने। एक तो उपाधि धारण करी, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करी? एक उपाधि, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस वजह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। क्लियर है? और विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्यपुत्र। क्या होता है? सूर्यपुत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि इसने एक सिक्का जारी किया। किस धातु का? याद रखना, इसने जो है चांदी धातु का सिक्का जारी किया, चांदी धातु का सिक्का जारी किया, चांदी धातु का सिक्का इसने जारी किया। ही इशूड सिक्का जारी किया, ही इशूड सिल्वर कॉइन। और जैसा कि मैंने ये था कल बतलाया था आपको कि रामगुप्त ने जो सिक्का जारी किया था, किस चीज का सिक्का जारी किया था? तांबे का। किस चीज के सिक्का? तो तांबे का सिक्का जारी किया था। क्लियर है? तो यहां पे ये दो काम करता है। क्या ये? उसके बाद देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय को अलग अलग अभिलेखों में, चंद्रगुप्त द्वितीय को अलग अलग अभिलेखों में इसके अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। हालांकि वो अभिलेखों के नाम लिखना जरूरी नहीं है, बस आप इतना जान जाओ कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने की उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की। इसे सांची के अभिलेख में देवराज और इसे प्रवर सेन के अभिलेख में इसे जो है देवराज की उपाधि जो मिली है। तो देखो ध्यान से, अगर पूछे आपसे कि सांची के स्तूप में, सांची के अभिलेख में, सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है देवराज। क्या मिलता है? देवराज। और इंद्र को भी क्या बोलते हैं? देवराज इंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवराज इंद्र बोलते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि प्रवर सेन के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है देवगुप्त। क्या मिलता है? देवगुप्त मिलता है। तो दो अन्य नाम भी इसके प्राप्त होते हैं अलग अलग अभिलेखों से। हालांकि ये अभिलेख आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब थोड़ा सा ये चीजें डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो दो जगहों से इसका मिलता है। एक और अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है, एक और, उसे बोलते हैं उदयगिरी अभिलेख। क्या कहते हैं उसे? उदयगिरी का अभिलेख कहते हैं। देखो, इस उदयगिरी अभिलेख में एक बात लिखा है। क्या लिखा है? एक बात लिखा है। कैसी बात लिखी है? तो लिखा है उदयगिरी के अभिलेख में कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, इसका उद्देश्य था। किस में लिखा हुआ है? ये उदयगिरी के अभिलेख में क्या लिखा है कि इसका उद्देश्य था, क्या करना उद्देश्य था इसका? संपूर्ण विश्व को जीतना। क्या? संपूर्ण विश्व को जीतना, संपूर्ण विश्व को जीतने का इसका उद्देश्य था। और जे बात का जो है वर्णन हमें कहां से प्राप्त होता है? तो हमें उदयगिरी के अभिलेख से। तो मैंने 3 अभिलेख यहां पे वर्णन किए हैं। 2 अभिलेखों में इसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं और तीसरे अभिलेख में इसका मंशा और इसका उद्देश्य प्राप्त होता है, जो संपूर्ण विश्व, ही कनकर द होल एंटायर वर्ल्ड, ही कनकर द एंटायर वर्ल्ड। एक्चुअली इसका विश था ऐसा, और ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें को आप लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसने दिल्ली में एक स्तंभ स्थापित किया, उसे हम लौह स्तंभ कहते हैं। क्या? दिल्ली में इसने एक स्तंभ स्थापित किया, उसे लौह स्तंभ कहते हैं। यू कैन से इन इंग्लिश आयरन पिलर। तो इसने दिल्ली में क्या किया? ही कंस्ट्रक्टेड आयरन पिलर इन दिल्ली। इसने दिल्ली में एक लौह स्तंभ की स्थापना की और ये आज भी वहां पाया जाता है, महरौली नामक जगह पे। किस जगह पे? महरौली नामक जगह पे पाया जाता है। और इस वाले लौह स्तंभ में, यानी कि यह स्तंभ कैसा है? स्तंभ तो समझते हो ना, पिलर कहते हैं। तो ये जो स्तंभ है किसकी बनी हुई है? लौह, यानी कि लोहे की बनी है। और सबसे बड़ी खासियत ये बात है इस लौह स्तंभ की कि इस लौह स्तंभ में अभी तक जो है जंग नहीं लगा। सोचो कितनी पुरानी बात है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है।
ठीक है। तो चलो इस थोड़ी सी बातें जो है आपको ये जानना है, लिखना है, क्लियर है। चल, थैंक यू सर फॉर योर क्लास कंटिन्यू रखने के लिए। ऑनलाइन आज हमारी ऑफलाइन चल रही है, तो जो भी बच्चे चाहें तो आज 2 बजे जाकर के पटना बीकानेर पहाड़ी में आप जाकर के डेमो ले सकते हैं, क्लियर है। पटना बीकानेर पहाड़ी में जाकर आप डेमो ले सकते हैं, ऐप पर क्लास दीजिए भाई। फ्री में जब चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं, पैसा देने का ज्यादा अगर आपका मन हो, मुझे कि लगता हो कि सर का नहीं चल पा रहा है, तो भाई मैं पेटीएम नंबर, फोन पे वगैरह दे देता हूं, मुझे भेज दिया करो ऐसे ही, ठीक है। फ्री में जब चीजें पढ़ा रहा हूं तो फिर क्यों जो, हाँ पैसा ठीक है, वो भी टाइम आएगा, वो भी दौर आएगा, ठीक है। ये दौर तो फ्री का चल रहा है, वो भी दौर आएगा जिस दौर में आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे, ठीक है। चिन्नी यात्री आता, बिल्कुल अभी बात करते हैं। अभी तो बोर्ड भर गए ना मेरे मित्र, अभी तो बोर्ड भर गए मेरे मित्र, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड अनदर पॉइंट्स रिलेटेड टू चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि किसी ने कहा फायान, बिल्कुल एक चीनी यात्री आया, क्या इसके बारे में जिक्र मैंने कल की क्लास में किया था? बिल्कुल किया था कि चीनी यात्री फायान इसके शासन काल में आया। और कल मैंने आपसे कहा था कि फा का मतलब चीनी शब्द में क्या होता है? धर्म। और हियान का मतलब जो है चाइनीज वर्ड का मतलब होता है क्या? आचार्य। तो इस वजह से फायान का अगर चाइनीज शब्द देखा जाए, चीनी शब्द का मतलब देखा जाए तो क्या हो जाएगा? धर्माचार्य। ये बात मैंने कल की क्लास में बता रखे थे, ठीक है। अब देखो इसने किताब लिखा, किताब याद नत करना, फूकोकी नाम चाइनीज है तो भाई अपने ही हिसाब से ट्रांसलेशन करेगा ये। इसने जो है फूकोकी नामक जो है किताब की रचना की, क्लियर है। और इस किताब से हमें जो है जानकारी प्राप्त होता है। इस किताब से हमें क्या प्राप्त होता है? जानकारी प्राप्त होता है किसका? गुप्त साम्राज्यों के बारे में, ठीक है। और स्पेशली किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय लिख रहा हूं। इसकी दो राजधानियां थी, यानी कि दो नहीं थी, पहले एक थी, एक किसने नया बनाया। पहले तो ऑलरेडी आप जानते हो कि क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र वही धरती है जहां से मैं अभी लाइव हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहली राजधानी, इसकी पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई। दूसरी राजधानी कहां बनाई इसने? उज्जैन में। कहां बनाई? उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अपनी दूसरी राजधानी कहां इसने स्थापित की? उज्जैन में किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न है, जैसे कि आप पढ़े होंगे आपने अकबर का नवरत्न, बिल्कुल बेशक वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार भी 9 रत्नों से सुशोभित हुआ करता था। कितने रत्नों से? 9 रत्नों से सुशोभित हुआ करता था। और पूछ ले अगर आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे ये कौन सी राजधानी में रहते थे? पाटलिपुत्र रहते थे कि उज्जैन में रहते थे? आपको याद रखना ये उज्जैन में रहते थे। कहां रहते थे? ये उज्जैन में रहते थे, क्लियर है। अब देखो कौन कौन से नवरत्न है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। उन नवरत्नों के नाम देखते हैं। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है आपको जो है एक धनवंतरी का। दूसरा आपको याद रखना है आपको अमर सिंह। इन्होंने किताब लेके, याद रखना, इन्होंने किताब लेके, उस किताब का नाम क्या? अमरकोश। क्या नाम है? उस बुक का नाम है अमरकोश नाम है, क्लियर है। क्या नाम है उस किताब का? अमरकोश नाम है। इसके बाद इनके दरबार में आपके कौन रहते थे? कालिदास। कौन रहते थे? कालिदास। कौन? कालिदास रहते थे। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो कालिदास की रचनाएं जरूर याद रखना। एक तो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और इस किताब के बारे में बता दूं कि किताब की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है। किससे होती है? इस किताब की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है और इसका एंड भी ओम नमः शिवाय से होता है। तो कभी पूछ लिया ये जो आपका टेट का एग्जाम में शायद पूछा हुआ था, क्लियर, कि वो कौन सा निम्नलिखित कालिदास की रचना है जिसकी शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है और जो एंड भी कहां से होता है? ओम नमः शिवाय से होता है। नेक्स्ट ऋतु संहार, इनकी रचना जो है ऋतु संहार। मेघदूत, विक्रमवर्षीय एंड आपका जो हो जाएगा मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और जो है रघुवंशम। ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ रचनाएं कालिदास की जो आपको याद रखना है। क्या याद रखने? क्लियर है। तो ये सारी चीजें है। तो एक बार जो है यूट्यूब पे मैथ का क्लास चलेगा सर, बिल्कुल सभी क्लास चलेंगे, लेकिन ऑफलाइन हो जाने की वजह से चीजें थोड़ा सा क्या होगी,
क्लासेस चलेगी यूट्यूब पे भी, चिंता नहीं करना है। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ आपको जो मतलब कि इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न पूछता है। एक चीज और याद रखना है इसमें, वराहमिहिर का। किसका याद रखोगे? वराहमिहिर का। वराहमिहिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने कहा था कि जो ये पृथ्वी है आपका, क्या है ये जो आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उसको क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ये मून क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जो चंद्रमा है क्या करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये बात किसने कहा था? वराहमिहिर ने कहा था। तो ये थोड़े से नवरत्न है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको कालिदास याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कालिदास याद रखना है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं तो बाकी सब छोड़ देना, याद सबको रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कालिदास और इनकी रचनाओं पे आपको ध्यान देना है। इनकी रचनाओं के बारे में मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूत है। क्लियर है? तीन चीज आपको जो है इनके बारे में याद रखना है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। क्लियर है? अब इसके बाद जो शासक आता है वो आता है कुमारगुप्त प्रथम। कौन आता है? इसके बाद जो शासक आता है कुमारगुप्त प्रथम। कौन आता है? कुमारगुप्त प्रथम आता है। देखो, कुमारगुप्त प्रथम का शासन है 415 से 455। कितना? 415 से 455 ईस्वी इसके शासन करने का समय है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, जल्दी से बताओ कि इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल एड्रेबल बॉय ने लिख दिया क्या? नालंदा। गुड, बहुत अच्छा। लेकिन देखो, अगर बात करें, अगर पूछे आपसे कि कुमारगुप्त प्रथम जो है, ठीक है, इसके शासन के बारे में जानकारी, इसके शासन के बारे में जानकारी, ठीक है, हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? याद रखना कि इसके बारे में शासन की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। क्लियर है? और याद रखना, जैसे कि कहा नालंदा, बिल्कुल। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था? बिहार में एक जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये विश्व का पहला, याद रखना, कहीं लिख लेना, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो कि आवासीय विश्वविद्यालय है। क्या? जो कि ये आवासीय, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल था, और चीन के, जापान के छात्र आया करते थे, यानी कि विदेशों से छात्र आया करते थे इसे पढ़ने के लिए। जल्दी से बताओ, इसे नष्ट किसने किया? इसे नष्ट किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो आपको याद रखना, बख्तियार खिलजी। क्या? बख्तियार खिलजी। किसने नष्ट किया इसको? बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी। ये क्या था? तो ये जो है मोहम्मद गोरी का, याद रखना, क्या? ये एक लुटेरा था, इसका नाम था मोहम्मद गोरी का, ये सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने इस बख्तियार खिलजी को आदेश दिया कि जाओ भारत के पूर्वी, क्या? भारत के पूर्वी इलाकों को जीत करके जो है वहां से संपत्ति को प्राप्त करो। तो अपने मालिक के, राजा की बात मानकर बख्तियार खिलजी ये भारत के पूर्वी ओर चला जाता है। यानी कि इंडिया है तो पूर्व क्या पड़े? इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये क्या करता है? इधर से इधर की ओर मूव करता है। और इधर जाते समय इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। क्यों किया था तहस नहस? तो एक बार ये बीमार पड़ गया। क्या हुआ? जैसे ये बिहार में एंट्री करता है, कौन एंट्री करता है? बख्तियार खिलजी। और नष्ट कब किया था? याद रखना, 1193 में। यानी किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था? कब किया था? तो सेकेंड तराइन के युद्ध के बाद 1193 में इसको नष्ट कर डाला था। हुआ क्या कि ये जो बख्तियार खिलजी है बिहार में जब पहुंचता है, क्या? जब ये बिहार में पहुंचता है, इसकी तबियत हो जाती है खराब। इतनी भयंकर तबियत खराब होती है कि लगभग ये मतलब मृत्यु को बहुत, मतलब इसकी मृत्यु बहुत नजदीक थी। तो बहुत लोगों ने, जो भी इस्लाम में जो भी वैद्य वगैरह होते हैं, सबने जो है अपने हिसाब से जड़ी बूटी जो भी होता है सब कुछ दिया इसे खाने के लिए, बट ये फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इसे किसी ने कह डाला कि भाई आप बिहार की धरती पे हो। कहां पे हो? बिहार की धरती पे। और यहाँ पे चमत्कार नहीं होता, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे रिसर्च होता है। और बिहार क्या एक जो है मतलब इतिहास में अगर आप देखा जाए इतिहास के पन्नों में, तो बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहासों में से एक रहा है। लगभग प्राचीन इतिहास तो बिहार से ही संबंधित है। क्लियर है? तो इससे कहा गया बख्तियार खिलजी से कि भाई देखो यहाँ पे एक विश्वविद्यालय, क्या नाम है इसका? नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना, लिख लेना, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय था। क्या लिखोगे? लिखना, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा से था। लिख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में। क्लियर है? तो इसे कहा गया क्या कि यहाँ पे जाओ और यहाँ पे रिसर्च होती है। यहाँ पे क्या होती है? रिसर्च होती है।
तो इसने, चूंकि ये कट्टर मुस्लिम था, क्या था ये कट्टर मुस्लिम था, तो इसने कहा कि नहीं भाई मैं हिंदुओं द्वारा दी गई किसी औषधि को नहीं खाऊंगा, हिंदुओं द्वारा दी गई किसी औषधि को मैं नहीं खाऊंगा। तो वह कि ठीक है मत खा, कौन कह रहा है खाने के लिए, मर जा जे बैठे बैठे, कौन कह रहा है कि तू जिंदा रह, अथारे जिंदा रहने से कौन से बहुत बड़ा भल्लो हो जाएगा इंडियो को, ठीक है। तो ये कहा ठीक है मर, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब कहा जाता ना कि मजबूरी होती तो कुत्ते को भी बाप बनाना पड़ता है, गद्दे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब इसे लग गया कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं बचूंगा, और इसके जो इस्लाम धर्म के जो वैद्य वगैरह थे सबने उपचार करते 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 क्या हो गया, थक गए। तो इसे कहा गया कि अब तो जाएगा, बोला कि हाँ यार चलते। मरता क्या नहीं करता, तो मरता पहुंच गया कहां पे, नालंदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर के पास। और डायरेक्टर से जानते हो क्या कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया। डायरेक्टर से क्या रख दिया, टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया कि देख डायरेक्टर, तेरी दी हुई चीज मानना तो मैं खाऊंगा, और तू जो कहेगा उसका कोई पालन नहीं करूंगा, और उसके बावजूद भी अगर तूने मरने को ठीक ना किया ना, तो जन्ने याद रखकर तेरे सांसद नालंदा विश्वविद्यालय को काट के मैं फेंक दूंगा चंद मिनटों के अंदर। अब डायरेक्टर देखो, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर विश्व के अन्य स्टूडेंट भी आते थे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे रिसर्च होता था, चमत्कार नहीं होती थी कि चमत्कार करके जो है जेल के अंदर बाबा जो है बैठे हैं ना, वैसा चमत्कार नहीं, यहाँ पे जो है रिसर्च होती थी प्रॉपर। और कहा जाता है कि जब भी कोई स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में एडमिशन करने के लिए आता था, तो गेट कीपर उनसे प्रश्न पूछता था, और उसके बाद वो प्रश्नों के उत्तर जब कोई स्टूडेंट दे पाता था, तभी वो स्टूडेंट जो है नालंदा विश्वविद्यालय के गेट के एंट्री को क्रॉस करता था। और जो क्वेश्चन वो गेट कीपर करता था ना, लगभग वही स्टूडेंट आंसर दे पाएगा आज के डेट में जो लगभग पीएचडी होल्डर हो। क्या हो, पीएचडी होल्डर। तो सोचो कि इतना नॉलेज अगर गेट कीपर के पास है, तो इसका डायरेक्टर की क्या स्थिति होगी। तो डायरेक्टर ने कहा कि जे कोई दिक्कत ना जी मरने को, ठीक है मैंने दिया हुआ खाना नहीं खाओ, दवाई नहीं खाओगे, कोई दिक्कत ना उससे, ठीक है मैंने दिया हुआ कोई बात नहीं फॉलो करोगे, कोई दिक्कत ना से, लेकिन अपनी धर्म की बात को तो फॉलो करोगे ना, क्या अपनी धर्म की बात को तो फॉलो करेंगे। तो अख्तियार खिलजी हाँ इस्लाम के हिसाब से सब कुछ करने को मैं तैयार हूं, इस्लाम के हिसाब से सब कुछ करने को मैं तैयार हूं। तो इसने क्या किया, डायरेक्टर नालंदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ने एक कुरान दिया। क्या दिया, एक कुरान दिया, और कहा कि सुबह 4 पेज और शाम को 4 पेज नियमित अच्छे तरीके से इसे पढ़ना, आप 10 दिन के अंदर ठीक हो जाओगे। अब चूंकि इस कुरान क्या होली बुक है, किसका, इस्लाम का, तो इसने मान लिया चलो इस्लाम की बातें तो कोई दिक्कत ना, ले लिया, किताब को लेकर के आ गया, और रोज सुबह 4 पेज शाम को 4 पेज। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, जो बख्तियार खिलजी है इसे जो पढ़ता था ना किताब, तो ये क्या करता था, बिहार में और यूपी में ये कल्चर है कि मैंने बहुत लोगों तक, अपने पिताजी को भी देखा कि कोई पेज वगैरह पलटना होता है ना, पीटीओ से पेज टर्न ओवर कहते हैं, शॉर्ट में पीटीओ कहते हैं। तो जब पेज को पलटना होता है ना, तो मैंने देखा बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो अंगुली है इस अंगुली से पलटते हैं ना, जीप पे रख दूसरा तीसरा पलटते हैं। इसकी भी आदत जे सेम थी, इसकी भी आदत जे सेम थी प्रॉपर एकदम। तो ये कुरान वो क्या करता था, ऐसे करके पलटता था। तो इसके जो डायरेक्टर था नालंदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जो था, उसने क्या किया था, जो कुरान इसको दिया गया था, उस कुरान के पेज के निचले हिस्से में आयुर्वेद का लेप लगा दिया था। क्या लगा दिया था, आयुर्वेद का लेप लगा दिया था। और जब भी ये बख्तियार खिलजी ऐसे करके पलटता है, तो क्या है, आयुर्वेद क्या इसके अंदर जा रहा है, और 10 दिनों के अंदर ठीक हो गया। लेकिन ये बात तो इसे ना पता, ये बात तो इसे बिल्कुल ना पता से कि क्या कर रखा है डायरेक्टर ने मेरे पेज के अंदर, लेकिन 10 दिन के अंदर ये ठीक हो गया। जैसे ही बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, कहा अरे यार ये तो चमत्कार कर दिया, चलो उस डायरेक्टर से मिलने चलते हैं। ठीक होने के पश्चात ये बख्तियार खिलजी आता है इस डायरेक्टर से मिलने के लिए, और कहता है वाह क्या कमाल कर दिया भाई तूने। तो डायरेक्टर ने कहा कि यहाँ कोई कमाल नहीं होता, चमत्कार नहीं होता है, रिसर्च की बातें होती हैं। आपको जो कुरान मैंने बतला दिया, नहीं बदलाना चाहिए था, वही नालंदा विश्वविद्यालय का जो है एक प्रकार का दुर्भाग्य बन गया बताने के पीछे। तो डायरेक्टर ने कह दिया कि यहाँ पे जो है आपको जो मैंने कुरान दिया था, उसके साइड जो नीचे पेज है वहां पे हमने आयुर्वेद का लेप लगाया था। तो और जो आप पढ़ते थे, तो आप जो आयुर्वेद का लेप आपके अंदर जाता था, आयुर्वेद का लेप आपके अंदर जाता था, ठीक है। तो अब ठीक हो गया। अब इससे ये बात का बुरा लग गया कि तुमने मुझे जो है हिंदू धर्म की जो है आयुर्वेद की जो चीजें खिला दी, और हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से मुझे ठीक किया। साला सनकी था, पागल था एक नंबर का। क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और इसके बाद इसके गुस्सा का ऐसा सिरफरा यह चढ़ा कि ये रास्ते में जहां जहां गया, और जो भी विश्वविद्यालय मिला सबको साला ये नष्ट करते चला गया। आगे जब ये बढ़ता है बख्तियार खिलजी, तो इसने क्या किया, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला ये भागलपुर में पड़ता है बिहार के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर डाला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर डाला। क्लियर है। और कुमारगुप्त के बारे में याद रखना क्या, कि इसने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्या किया था, इसने अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था। और एक चीज और याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में, जो इसके पूर्ववर्ती शासक है, मैंने वहां पे नहीं बतलाया था, यहीं पे बताने के छोड़ दिया था। समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्या किया था, अश्वमेघ
समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था तो इसने एक उपाधि धारण की थी, इसने एक उपाधि धारण की थी, यानी कि अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद समुद्रगुप्त ने ही एज्यूम द टाइटल एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइटल ही टुक द एज्यूम। तो याद रखना उपाधि कौन सी धारण की थी, जो है अश्वमेघ वर्ष, अश्वमेघ वर्ष की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है। और दूसरा गुप्त शासक कौन है, कुमारगुप्त, जिसने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्लियर है, तो ये इसके बारे में जानकारी। अब देखो ध्यान से कि कुमारगुप्त के शासन काल में मध्य एशिया के आक्रमणकारी हूणों का आक्रमण होता है। क्या होता है, इसी के शासन काल में मध्य एशिया के कबीले थे, कबीले या जनजाति थे, उनका नाम क्या था, हूण था। और इन हूणों का आक्रमण होता है किसके शासन काल में, कुमारगुप्त के शासन काल में। लेकिन इन हूणों को पूर्णतः रूप से पराजित किया था इसके भाई ने। इस हूणों को पूर्णतः रूप से भारत से दौड़ा दौड़ा करके मार मार के भारत से बाहर करने वाला इसका भाई था, इसका नाम था अस्कंदगुप्त। क्या नाम था उसका, अस्कंदगुप्त था। क्या नाम था बेटा, याद रखना, अस्कंदगुप्त, ठीक है, अस्कंदगुप्त नाम था। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, इन हूणों को पराजित किया। क्या किया, इन हूणों को पूरी तरह से पराजित किया। लिखना क्या, पूरी तरह के दौड़ा दौड़ा के मारता, पूरी तरह से पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात इसने उपाधि धारण करी। क्या करी, पराजित करने के पश्चात इसने उपाधि धारण करी। किस चीज का, विक्रमादित्य का। किस चीज की उपाधि धारण करी, विक्रमादित्य का। तो गुप्त वंश में दो शासक हुए जिन्होंने क्या धारण करी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन से, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की दो लोगों ने, ठीक है। एक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और दूसरा ये स्कंदगुप्त है, ठीक है। और पूछे आपसे कि कुल जो है विक्रमादित्य की संख्या कितनी है भारत में, 14। यानी कि भारत में कुल 14 ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और सबसे अंतिम यानी कि 14वें नंबर का शासक कौन है, हेमू है। कौन है, हेमू है, जिसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जो कि 5 नवंबर 1556 को अकबर के साथ द्वितीय पानीपत के युद्ध में ये मारा गया था। क्या, ये मारा गया था। क्लियर है। तो हूणों को पूरी तरह, ये बहुत बार पूछा है और स्टेट पीसीएस और छोटे छोटे एग्जाम का ही प्रश्न है। तो हूणों को बुरी तरह से पराजित स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। और हूणों को जो इसने पराजित किया, इसका साक्ष्य मैं स्टार्ट से ही कहते आ रहा हूं आपसे कि इतिहास में हम उसी बातों को जो है इतिहास की कैटेगरी में तब तक शामिल नहीं करते जब तक कि उसका साक्ष्य हमारे पास प्रॉपर नहीं हो। हमारे पास हर घटना का साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। हवाई बातें नहीं होती इतिहास में कि उन्होंने जो तलवार उठाई इस तरीके से मारा तो हाथी का गर्दन 10 फीट ऊपर उठ गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता जब तक उसके बारे में हमारे पास ब्यौरा ना हो। और ब्यौरा प्राप्त करने का दो तरीका, सोर्सेस प्राप्त करने के दो तरीके, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास हिस्ट्री में दे रखा है, जो कि प्लेलिस्ट में पढ़ा है, इसी राठौर क्लास के प्लेलिस्ट में पढ़ा है। क्लियर है। वो दो तरीका क्या होते हैं, जाकर के आप देख लेना। तो इसका साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, इसका पूछे आपका साक्ष्य की स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरीके से पराजित किया, इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, याद रखना, भीतरी अभिलेख से। कहां से, भीतरी अभिलेख। क्या बेटा, उस अभिलेख का नाम, इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है, भीतरी अभिलेख। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों बेटा यही याद रखना, ठीक है। पुरातत्व लेख भी कहते हैं, पुरातत्व लेख भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन पुरातत्व लेख भी कहते हैं, लेकिन हिंदी वाले एपिग्राफी भी याद रखेंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और रही बात कुमारी अनुष्का, अगर आप कह रहे सुदर्शन झील का, तो आपने मेरी जो पिछली क्लास अगर देखी होगी, पिछली क्लास देखी होगी, तो मैंने सुदर्शन झील के बारे में बहुत इतना लंबा चौड़ा जो है एक बॉक्स बना के बनाया था प्रॉपर, ठीक है। आप जाके वहां पे देख लेना। मैंने सर मैं ट्यूशन पढ़ा के अब फ्री हो गया हूँ, थोड़ी देर में क्लास देखूंगा, शुरू कर दूंगा, तो थोड़ी देर में क्लास ही खत्म हो जाएगी। ठीक, ओके। तो ये सारी बातें जो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं एक और अभिलेख की। लगभग मैंने आज आपको कितने अभिलेख, 5-6 अभिलेख अभी तक तो पढ़ा दिया, और अभिलेखों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, इसके बाद का एक शासक आता है, उसका नाम क्या था, भानुगुप्त। क्या नाम है उनका, भानुगुप्त है। क्या नाम है उनका, भानुगुप्त है। ध्यान से सुनना भानुगुप्त के बारे में कि भानुगुप्त से संबंधित एक अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख को कहते हैं एरण अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, उस अभिलेख को क्या कहते हैं, एरण अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र, एरण अभिलेख कहते हैं। और ये एरण अभिलेख प्राप्त हुआ है 510 में। कब प्राप्त हुआ है, 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। क्या हुआ,
कुछ लोग बकवास करने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, जिनको क्लास मेरी अच्छी नहीं लग रही है, बेशक आप इस क्लास से छोड़ करके जा सकते हो, ठीक है। मैं किसी को हाथ जोड़ करके और मैं किसी के पांव पड़ करके ये नहीं कहने आ रहा हूं कि मेरे क्लास ज्वाइन करो, ठीक है बेटा, ठीक। अगर नहीं करना, जहां जाना है जाओ, और यहां पे करना है तो ढंग से करो, तो ऐसा ब्लॉक मारूंगा कि जिंदगी मरे चेहरा भी देखना तो भूल जाओगे, ठीक है। यहां पे मैं किसी को पकड़ के नहीं लाता, ठीक है। जिनको अच्छा लगे वो क्लास करे, जिनको अच्छा नहीं लगे यहां से बिल्कुल बेशक जा सकते हैं अपने फेवरेट टीचर के पास, क्लियर है। तो बकवास करने के लिए यहां पर ना, और दूसरे लोगों की हौसला, और मेरा हौसला तो तुम घंटा नहीं कुछ उखाड़ सकते, मेरा हौसला तुम ऐसे लेकर के निगेटिव घंटा नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि तेरा बाप हूं मैं, क्या तेरा बाप हूं पढ़ाने के मामले में, ठीक है। तेरे बाप को बैठा के पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है, जो लिख रहे हैं, तेरे बाप को, पूरे खानदान को बैठा के पढ़ा दूंगा, इतनी ज्ञान तो मेरे बाप ने, मेरे बाप ने इतना जो है पढ़ा रखा है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हो बेटा, याद रखियो, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पे एरन अभिलेख 500। देखो इस अभिलेख की प्रासंगिकता क्या है, इस अभिलेख की प्रासंगिकता ये है, और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना, माइंड को खोल करके ओपन करके, पूछता है प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम सती होने का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, याद रखना एरन। तो प्रथम भारत का क्या लिखोगे, भारत का प्रथम सती का साक्ष्य, भारत का प्रथम सती का साक्ष्य, क्या बेटा, भारत का प्रथम सती का साक्ष्य हमें इस एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, और यह एरन अभिलेख पड़ता है मध्य प्रदेश में, जो कि गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से संबंध रखता है। देखो शुरुआत के दौर में क्या, पहली सती का, अब ध्यान सुनना, इसका एक सेनापति था, भानुगुप्त जो है इनका एक सेनापति था, नाम था जो है उनका गोपराज नाम था। तो गोपराज एक बार जो है अभ्यास कर रहा था, ठीक है, और अभ्यास के दौरान उसकी मतलब डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो इनकी जो पत्नी थी गोपराज, यानी कि इसके सेनापति गोपराज की जो पत्नी थी, अपने पति से बहुत ही अत्यधिक प्यार करती थी, और ये गलत बात नहीं बिल्कुल, ठीक है, अपने पत्नी से अत्यधिक प्यार करती थी। तो जैसे उसे पता चला कि मेरे पति की डेथ हो गई ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान डेथ हो गई है, तो जब उनको जलाया जा रहा था, जब गोपराज को जलाया जा रहा था, तो उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से यह कहा कि पति से मैं बहुत प्यार करती हूं और 7 जन्मों तक इनके साथ मुझे जीना है और मरना है, ठीक है। तो क्या करती, स्वेच्छा से अपने पति के चिता पर बैठ करके वो जल जाती है, यानी कि उस महिला ने जो शुरुआत की इस व्यवस्था की वो स्वेच्छा से किया था, और अपनी स्वेच्छा से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में, आज के हिसाब से अगर आपको संविधान और कानून के दायरे में करना होगा, ठीक है, संवैधानिक तरीके से। तो उसने स्वेच्छा से ये किया था, बाद में चल करके इसे क्या किया गया, कानून बना दिया गया जबरदस्ती, कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसको चिता पे बैठकर जलना ही होगा, ये जबरदस्ती करवाने जाने लगा, जिसे सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इस अभिशाप को समाप्त किया, जिसे सो कॉल्ड तथा कथित रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों ने क्या कर दिया था, जबरदस्ती बना दिया था। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका विरोध किया, इसका कानून बना करके खात्मा किया, तो वही सो कॉल्ड रूढ़िवादी व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक को गालियां दे रहे थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को गालियां दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोग गालियां देंगे, इनका काम ही है गालियां देना, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल। भोजराज की मृत्यु पर उसकी, भोजराज की मृत्यु नहीं बेटा, ठीक है, इनके जो है इनके मिनिस्टर के, ठीक है, भोजराज की मृत्यु पर नहीं। तो प्रथम सती का साक्ष्य इसी एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और पूछे आपसे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक क्या, गुप्त वंश का अंतिम शासक याद रखना विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त है, कौन है, विष्णुगुप्त है। तो ये थोड़ी चीजें थी इनके बारे में जहां से प्रश्न पूछा जाता है, नाइस एक्सप्लेनेशन, ओके, जिसमें किसी क्या लिखा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नमस्ते, 1829 में समाप्त, गुड, दीपक यादव, यश एंड ऑल, ओके। चलिए, तो ये था। अब हम बात करते, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें करेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कुछ और बातें करेंगे इंपॉर्टेंट गुप्त साम्राज्य से, और उसके बाद हमने जो आपको लेक्चर क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से और आज जो गुप्त साम्राज्य पढ़ाया, इससे संबंधित 20 प्रश्न है मेरे पास, और उसका आंसर आपके तरफ से आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं जो मैंने पढ़ाया है, क्या वो चीजें आप उसे जो है उसका रिवीजन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। थोड़ी 2-3 बातें, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। कहां गया पेज, एक्स्ट्रा क्यों नहीं बढ़ाता ये,
ओके, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, गुप्त साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपसे पूछे कि गुप्तों की शाही भाषा क्या थी, गुप्तों की शाही भाषा यानी कि रॉयल लैंग्वेज क्या थी, और गुप्तों की जो प्रतीक शाही प्रतीक क्या था, रॉयल सिंबल क्या था। जैसा कि मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य में पढ़ाया था और ये बात बतलाया था कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत हुआ करता था उसे हम क्या बोलते थे, चक्र बोलते थे। क्लियर है? तो चक्र क्या है, मौर्य साम्राज्य का एक प्रतीक है चक्र। वही चक्र को एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को अपने तिरंगे झंडे के अंदर। ठीक है, तो चक्र, तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, शाही प्रतीक और शाही भाषा क्या है। तो याद रखना भाषा में हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, और शाही प्रतीक में गरुड़ हो जाएगा, शाही प्रतीक में गरुड़ हो जाएगा। और दूसरा याद रखना कि गुप्त काल को क्या, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है? किस मामले में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखना मंदिर, याद रखना मेरे मित्र, मंदिर बनना, क्या, मंदिर बनना सबसे पहले भारत में गुप्त वंश के या गुप्त काल से ही शुरू होता है। उससे पहले भारत के अंदर मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, यानी कि उससे पहले मंदिर नहीं हुआ करते। सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज किया गया और जगहों का एक्सकवेट किया गया, खुदाई की गई, तो क्या हमें किसी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ना ना, नहीं हुआ था ना बेटा। ठीक है, तो मंदिर का साक्ष्य, वो भी मंदिर कैसा, बड़े बड़े आज की तरह विशाल मंदिर नहीं ना, ठीक है, छोटे छोटे मंदिर का निर्माण गुप्त काल से शुरू होता है। और सबसे पहले मूर्ति कौन सी है जिसकी पूजा मूर्ति पूजा के तौर पे की गई थी? याद रखना, ब्रह्मा विष्णु वैसे नहीं, भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा जो की गई थी किसकी, महात्मा बुद्ध की गई थी। और मंदिर का निर्माण गुप्त काल से शुरू होता है। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग जो है, गोल्डन एरा कहते हैं। और पहला कौन सा, मंदिर बनाने के टाइम पे। दूसरा भाषा, यानी कि संस्कृत को गुप्त वंश के शासकों ने खूब प्रमोट किया, गुप्त वंश के शासकों ने संस्कृत को खूब प्रमोट किया। और दूसरा क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, और जो है आपका हाँ, एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, क्या, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के आपके जो है गुप्त वंश के शासकों ने ही जारी किए। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने ही जारी किए, वंश के शासकों ने ही जारी किए। याद रखना, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और मैंने कल कहा था आपसे, कल नहीं, जब मैं आपको कुषाण वंश पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात आपसे कही थी कि सर्वाधिक शुद्ध मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन इशूड बाय कुषाणा डायनेस्टी रूलर्स। ठीक है, पढ़ाया था मैंने कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, जो है गुप्त वंश के शासकों ने किए थे। क्लियर है? तीन बातें हमारे सामने आई। और याद रखना कि गुप्त काल में कुछ और भी ऐसे विद्वान थे, जो संबंध रखते थे गुप्त काल से, जिसमें है आर्यभट्ट। ये बिहार के ही रहने वाले थे आर्यभट्ट ने 3 किताब लिखी है। कितनी किताब लिखी आर्यभट्ट ने? 3 किताब। ठीक है, किताबों के नाम कौन से? एक का नाम है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टम, ठीक है, और दूसरा याद रखना है 10 गीतिका। क्या याद रखोगे? 10 गीतिका। और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा एक तो आर्यभट्टम हो गया, 10 गीतिका हो गया, और इसके बाद जो हो जाएगा आपका एक और याद आता बताता हूं। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या खोज करी थी, याद रखना, जीरो की खोज इन्होंने करी। ठीक है, पाई का मान 22/7 होगा, किसने बतलाया? आर्यभट्ट ने बतलाया। और क्या बताया इन्होंने? जीरो की खोज, याद रखना, जीरो पाई का मान 22/7 होगा। ये बात जो है आप मैथ में पढ़ते हो और आज भी यही है। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया। डेसिमल, ये जो इस तरीके से डेसिमल देते हो ना, इसकी भी खोज किसने करी? इन्होंने करी। और क्या एक चीज बताया इन्होंने, ये प्रश्न पूछता है आर्यभट्ट के बारे में, और क्या बताया इन्होंने, क्या, ये हो गया आपका पृथ्वी, क्या हो गया ये आपका पृथ्वी, और ये हो गया आपका सूर्य, सन। तो इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, क्या, ये पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आपको याद रखना है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करती है। बात किसने कहा था? वराहमिहिर ने कहा था, जो कि नवरत्न थे, किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और आर्यभट्ट ने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सब कॉन्सेप्ट भारत के प्राचीन इतिहास के समय में ही आ गया था,
और यूरोप जो आज हमसे बहुत आगे है, वो 14वीं शताब्दी तक ये सब भ्रम पाल के रखे थे और क्या कहते थे जानते हो कि पृथ्वी नहीं, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यूरोप जो आज हमसे आगे है, वही ब्रिटेन जो हमारे ऊपर शासन किया था 200 सालों तक, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से 100 यानी कि लगभग 200-300 साल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों मिला दे, तो क्लियर है। और उन लोगों को ये बात पता था 14वीं शताब्दी तक क्या बेटा कि जो है सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और सोचो हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास में ये बातें कह दी गई, तो लेकिन पिछड़ क्यों गए हम? तो पिछड़ इसलिए गए कि हमारे यहाँ के शासकों ने साइंस पे ध्यान नहीं दिया, विज्ञान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। शासन करना चाह और निम्न वर्ग दलितों को सताना चाह, उनसे टैक्स वसूलना चाह और खूब शादियां करी, खूब मौज मस्ती करी, इसी में हमारे शासक रह गए। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं किया, इस वजह से हम पीछे रह गए। और यूरोप के लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन चला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला। काश मुझे आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का कोई किसी एग्जाम में इतना डेप्थ पूछता नहीं तो मैं बताता कभी, या फिर कभी मैं क्लास लूंगा इसके ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री के, और पूरी घटना को ब्यौरा भारत से जोड़ करके मैं पढ़ाऊंगा कि क्या था वो सिचुएशन सारा, कि भारत जो इन यूरोप से बहुत आगे था, अचानक ऐसा क्या हो कि भारत इन सबसे नीचे चला गया और ये यूरोप वाले आगे हो गए। और इसके लिए बहुत सारा रीजन है, जैसे कि चर्च का अहम रोल का होना, और फिर लंबा एक कहानी हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री को जब मैं इंडिया के कनेक्ट करूंगा उस पर एक स्पेशल क्लास ही बना दूंगा, क्लियर है? आपकी डिमांड होगी तब, क्लियर है? तो ये था आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का एक तीसरा किताब है, वो जरा मुझे याद नहीं आ रहा, आर्यभट्टम दशगीतिका, और एक किताब और है, चलो थोड़ी देर में याद आता है बताता हूं, ठीक है? दूसरा हो गया और आर्यभट्ट हो गया, और इसके बाद जो है आर्यभट्ट के बाद, ठीक है, आर्यभट्ट के बाद हाँ याद रखना सूर्य सिद्धांत। एक सिद्धांत का नाम क्या है? सूर्य सिद्धांत नाम है। क्या नाम है? सूर्य सिद्धांत है। सॉरी मुझे गूगल करना पड़ा, नहीं याद आता, क्या करूं, ईमानदारी से चीजें बोल देता हूं मैं, ठीक है? गूगल करना पड़ गया, कभी कभी चीजें हो जाती है। तो सूर्य सिद्धांत दशगीतिका आर्यभट्टम, ठीक है, इन्होंने लिखा था, ठीक है? इसके बाद जो है, पहले इसे लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है? इसके बाद आता है ब्रह्मगुप्त। इनके बाद जो गुप्त काल से संबंध रखते हैं, एक का नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त नाम है। क्या नाम है इनका? ब्रह्मगुप्त, ठीक है? ब्रह्मगुप्त ने भी किताब लिखा, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं, क्लियर है? ब्रह्म सिद्धांत कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? ब्रह्म सिद्धांत कहा जाता है। शुद्ध सोने के सिक्के, सर दशावतार मंदिर कौन सा है पता नहीं, सूर्य सिद्धांत, बिल्कुल कुमार यश का। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा, और इन्हें क्या कहते हैं? भारत का न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का न्यूटन कहते हैं। भारत का न्यूटन क्यों कहते हैं? कि क्योंकि देखो उतना विस्तृत रूप से न्यूटन की तरह तो इन्होंने सारी चीजें नहीं दी, लेकिन इतना बता दिया कि पृथ्वी के पास एक जो है एक शक्ति है जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, इतना बता दिया था इन्होंने, क्लियर है? लेकिन न्यूटन ने क्या किया, इसे पूरे अच्छे तरीके से एलोबरेट करके न्यूटन के 3 सिद्धांत उसने दे दिया, क्लियर? इस वजह से इनको क्या कहते हैं? भारत का न्यूटन कहते हैं। और गुप्त काल से एक और व्यक्ति संबंध रखते थे, विष्णु शर्मा। क्या नाम है उनका? विष्णु शर्मा नाम है, क्लियर है? क्या नाम है उनका? विष्णु शर्मा। इन्होंने किताब लिखी, बहुत ही रोचक किताब है, इसे शायद आप पढ़ते भी होंगे, मैंने तो बचपन में पढ़ा है। उस किताब का नाम है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र नाम है। पंचतंत्र की कहानियां आपको यूट्यूब पे, मेरी जो भतीजी है लगभग 4-5 साल की है, तो यूट्यूब पे ये कहानियां डाल करके देखते रहती है, पंचतंत्र की कहानियां। एक चीज याद रखना, क्या कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किताब को, ठीक है, अरबी लोगों ने, ठीक है, सऊदी अरब के लोगों ने इसे जो है अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया था। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था अरबी लोगों ने, ठीक है? तो इसका नाम पड़ गया था कालीला वादिमना। क्या पड़ गया था? कालीला वादिमना। कालीला वादिमना। क्या पड़ गया था इसका नाम? कालीला वादिमना। तो जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित किताब पंचतंत्र है, ठीक है, जब पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सऊदी अरब का मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध में, ठीक है, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है, तो अरबों का भारत में आना जाना शुरू हो जाता है और अरबों का भारत से व्यापार और वाणिज्य शुरू हो जाता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और उसी क्रम में ये अरबी लोग क्या करते हैं? इस पंचतंत्र को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, जिसका नाम क्या है? कालीला वादिमना, क्लियर है? तो यहां तक था आपका आज जो है गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल था।
और इसके बाद जो है हम अब कुछ प्रश्न करते हैं, प्रश्न के लिए तैयार हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद जो हम प्रश्न के तैयार होते हैं। और जब लगभग जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से आज गुप्त काल तक लगभग जो है 20 प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसे हम 10 से 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप सभी एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। सर आपका लेक्चर से कॉन्फिडेंट आता है, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब जो है हम कहाँ गया, ये रहा। तो अब हम जो है थोड़ी सी प्रश्न करते हैं। जो पढ़ाया मैंने लेक्चर, जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसी लेक्चर से मैं प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है। तो जो पढ़ाया, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त काल तक के 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पहला स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है? ये मैंने पढ़ाया, टोटल चीज पढ़ाया, जितने क्वेश्चन है मैंने अपने लेक्चर क्लास में पढ़ाया। मैं बस ये क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया हूं ताकि जो लेक्चर क्लास में ले रहा हूं, देखना चाहता हूं कि आप जो है मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा तो कहीं आप जो नोट्स नहीं बना रहे, पढ़ते नहीं जा रहे, भूलते जा रहे हो, तो उसी का क्या है चेक करने के लिए मैं आया हूं। तो पहला प्रश्न का स्नेहा का सी है और दीपक कान से कह रहे हैं सोनू सी, विक्की सी, सुस्मिता सी, अक्षय सी और एनीवन रमेश सुद्धा सी एंड दीपक यादव सब कह रहे थे बिल्कुल सही। कांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। और बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांस की नर्तकी, इसे पूरा क्या कहते हैं? कांस की नर्तकी। तो नृत्य करती हुई जो महिला है किस धातु से बनाई गई? कांसे से। और नृत्य करती महिला सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त की गई है? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। क्या ये बातें मैंने पढ़ाई है? ठीक है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, मैं बस चेक करने के लिए आया हूं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था, यह भी मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मंटू कुमार, अच्छा नहीं, सेकंड का पशुपालन मंटू कह रहे हैं, दीपक का है, नीतीश कुमार यादव बी, रोशन भी दत्ते जी हाँ सर, अक्षय कुमार डी, हरेंद्र कुमार डी, एड्रोल वाडी, राजा कुमार डी, यानी डी कह रहे पशुपालन। बहुत अच्छा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि वैदिक संस्कृति को 2 कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल, क्या कहते हैं? एक को ऋग वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक कहते हैं। इसी तरीके से मैंने पढ़ाया था। अगर ये कह रहा है आरंभिक वैदिक काल तो बेटा पहला क्या ये है, तो इसी को क्या कहेंगे? आरंभिक वैदिक काल, यानी कि ऋग वेद काल को क्या कहेंगे? जो है आरंभिक वैदिक काल। और मैंने यहाँ पे कहा था कि लोग यहाँ पे क्या करते थे? गाय को ज्यादा प्रमुखता देते थे। क्या करते थे? गाय को ज्यादा प्रमुखता करते थे। और यहाँ पे इनका मुख्य जो पेशा था कैसा था? मुख्य जो पेशा था क्या था? मैंने बताया था पशुपालन का। लेकिन अगर वही बात कर दे कि वैदिक संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है। कृषि हो जाता है, बताया था और मैंने बतलाया भी था क्यों हो जाता है, लोहे के मिलने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह भी मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे गाइज। और एक बार सेशन वगैरह को शेयर कर दिया करो मेरे मित्रों, ठीक है, सेशन वगैरह को शेयर कर दिया करो। सुदीप बनर्जी थर्ड का सी, दीपक का है, कुमार अमित का सी, मंटू अनामिका सी, ए सी जो भी कह रहे हैं। तो इसका क्या होगा? प्रजापति। पढ़ाया तो था मैंने कि आपका जो अथर्ववेद है, मैंने बतलाया तो था आपको वहां पे कि आपका जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में क्या लिखा है कि जो है सभा और समिति, ये 2 संस्थाएं थी, ये 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। ठीक है, 2 संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, जिसके माध्यम से राजनीति को गांव में हैंडल किया जाता था। और इन 2 जो राजनीतिक संस्था थे, इसमें पुत्रियां यानी कि महिलाओं का प्रवेश भी क्या था? संभव था। इसी वजह से अथर्ववेद क्या कहता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। क्लियर है? नेक्स्ट, चौथा प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग है एक आभूषण के रूप के लिए होता था। आभूषण, जो महिलाएं आभूषण पहनती थी ना, कान, नाक, आंख, ठीक है, जो भी पता नहीं, तो निष्क जो है वो आभूषण के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में चल करके यही निष्क शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए जाना गया? याद रखेंगे, सिक्का, क्वाइंस। और कौन से क्वाइन? गोल्ड क्वाइन को। कौन से क्वाइन को? गोल्ड क्वाइन को।
सोने के सिक्के को आगे चलकर यही निस्क कहा जाने लगा और दो और सिक्का प्राप्त होते हैं, एक को बोलते हैं सतमान, एक को क्या कहते हैं, सतमान कहते हैं, और दूसरे को कृष्णल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्णल्ला कहते हैं। तो ये चांदी के सिक्कों का और सोने के सिक्के को और भी नाम कहा था, तो एक निस्क हो गया और सतमान और कृष्णल्ला याद रखेंगे, सतमान के साथ कृष्णल्ला वगैरह याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से उपलब्ध है। यानी कौन सा ग्रंथ है निम्नलिखित में से जिसमें 16 महाजनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या आएगा, आप ही का आंसर चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। कुमारी अनुष्का बी, मंटू 5 का बी, क्योंकि सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है इस वजह से। विक्रम कुमार बी है, अंगुत्तर निकाय स्नेहा का सी है, स्नेहा थारा गलत है, ठीक है। और ये दीपक यादव जी का सही है, ठीक है। हरेंद्र का बी, जो कह रहे हैं अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। क्या ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इससे ही पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्या कि एक जो है जैन ग्रंथ है, क्या एक जैन ग्रंथ है, उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका, भगवती सूत्र नाम है। क्या नाम है उसका, भगवती सूत्र। इससे भी क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। क्या मैंने आपको यह भी बतलाया था कि 22 महाजनपद की जानकारी कौन देता है, 22 महाजनपद की जानकारी कौन देता है, ठीक है। तो मैंने बतलाया था आपको कि महापदम नंद के दरबार में एक रहते थे व्याकरणाचार्य, इनका नाम था पाणिनि, और इनके किताब का नाम क्या, अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी नाम है। इस पुस्तक में पाणिनि ने भारत के 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, ठीक है। लेकिन हम 16 ही मानते हैं और 16 का ही साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। बड़े लेवल का, बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक को ग्रीक लेखकों में, ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों में अग्रमीज और जैनद्रमीज कहा गया है। यह भी मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, जरा देखूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का गाइज आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है, हद है यार, पढ़ा तो रखा है, मैंने बतलाया था आपको, ठीक है। कहां गया जो है अग्रमीज जैनद्रमीज, ठीक है। कहां गया, धनानंद। किसे कहते हैं, धनानंद को कहते हैं, जो कि नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है। बी, बिल्कुल, बहुत लोगों को सही आ रहा है, ठीक है। धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक, इसे अग्रमीज और जैनद्रमीज कहा गया, पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। और चंद्रगुप्त के 3 नाम मिलते हैं, चंद्रगुप्त नाम के यूनानी लेखकों ने 3 नाम पढ़ा रखा है मैंने, जाके देखो लेक्चर क्लास प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। चंद्रगुप्त के 3 नाम मिलते हैं यूनानी लेखकों में, कौन कौन सा मिलता है, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान हैं, निम्नलिखित में से इन 3 जगहों पर क्या हुआ था। मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, हूणों का आक्रमण हुआ इन जगहों पे, या जैनों के धार्मिक ग्रंथ संकलित किए गए इन जगहों पे, या बौद्ध सभाएं आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। कपिल का डी आ रहा है, सुदीप का डी आ रहा है, कुमारी अनुष्का द क्या होता है, डी लिखा करो ना यार, हद है, ठीक है। द कहां लिखा है मैंने, हाँ बुरा मत मानना, ऐसे ही बोलता, मेरी आवाज थोड़ी सी ना भारी है, ठीक है, मतलब बोल्ड आवाज है, तो मैं अगर प्यार से भी कोई चीज बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं डांट तो नहीं रहा, ऐसा ना है बिल्कुल, ठीक है, चिंता ना करिए बात, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध सभाएं। पहली बौद्ध सभा राजगृह में, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध सभा कहां हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। सारी चीज पढ़ा रखे, बस क्वेश्चन इधर उधर घुमा दिया मैंने। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई, और निम्नलिखित में से कौन है जिससे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। त्रिपिटक में, आगम में, महावंश में और दिव्य वदान में। आंसर करेंगे इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे आप सभी। त्रिपिटक, दीपक यादव कह रहे हैं, सुदीप बनर्जी, हरेंद्र, 2-3 लोगों का हमेशा सही है। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, पिटक मतलब होता है बास्केट, क्या होता है, पिटक मतलब होता है बास्केट, और त्रि मतलब क्या होता है 3, यानी कि बास्केट में कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है, और कौन कौन से ग्रंथ है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और जो सुत पिटक है, इस पिटक के अंदर सुत पिटक, जिसे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य ने आनंद ने लिखा था, उसमें महात्मा बुद्ध का उपदेश प्राप्त होता है। ये जाके देख लेना, मैंने लिखा रखा है, ठीक है। इसमें से ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सारा पढ़ा रखा है। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा था, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। आप अच्छे से जानते हैं कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, और इन्होंने जो क्या दिया था,
पंच जो है इन्होंने एक शिक्षा दिया था, कौन कौन सा? एक जो है सत्य, अहिंसा, अस्तय, अप्रिग्रह। अप्रिग्रह, ठीक है, अप्रिग्रह। सत्य यानी कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, अस्तय चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसा हिंसा नहीं करना चाहिए, अप्रिग्रह किसी पे अधिकार नहीं जताना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। और जैसे 5 तत्व जैन धर्म की शिक्षा में जुड़ जाते हैं तो इन 5 को क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, पढ़ा रखा है, अगर गलत हुआ ना सामने तो तोड़ देता हड्डी थारी, ठीक है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, अर्थशास्त्र, इंडिका, राष्ट्रंगरी या पुराण, पढ़ा रखा है, प्रॉपर एकदम पढ़ा रखा है। दीपक यादव अर्थशास्त्र, गलत। सुदीप बनर्जी 10 का बी, सुदीप का सही है, बाकी कपिल कुमार का सही है। बिल्कुल मैंने बतलाया था यार आप लोगों को कि जो है इंडिका के लेखक का नाम क्या? मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज, जो कि ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था और ये आकर के इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो आज ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। और मैंने बतलाया था कि इंडिका कहां कहां से ढूंढ के लाया गया है, ये लेक्चर क्लास में बताया था। और इसी में मेगास्थनीज इंडिका में क्या बतलाया है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा होता था। कितनी समितियों द्वारा? 6 समितियों द्वारा, यानी 6 समिति थी जो पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन चलाती थी। पढ़ा रखा है, जाके कॉपी खोल के देखना, ठीक है। उसके बाद भी गलत कर रहे हो यार, तब बताओ तुम उम्मीद करते हो कि मैं लेक्चर क्लास लूं, क्या फायदा लेक्चर क्लास लेने का, गलत बढ़ रहे हो। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? जो है किस शासक द्वारा लाया गया? तो पहले अशोक का ये जो स्तंभ जो है क्या था? कौशाम्बी में आपका इसका स्तंभ था। बाद में से प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में किसके द्वारा लाया गया था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, फिरोज तुगलक और अकबर। आंसर करेंगे पोलीबोरोथा, तो बेटा उस पाटलिपुत्र का नाम उसने दिया है, ठीक है। सर मेरा सही है, ओके। तुगलक नहीं, विनय कुमार ये कह रहे कनिष्क का नहीं। क्या पढ़ते हो तुम लोग यार? अकबर पढ़ा, अकबर बताया तो था मैंने, अकबर लेकर आया था, ठीक है। कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। ये अशोक का था जो कि पहले कहा था कौशाम्बी में से उठाकर ये कहां लाया? यहाँ पे। और जो कहते फिरोज शाह तुगलक, तो बेटा फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला था मैंने कि मेरठ और टोपरा, अशोक का मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख, अशोक का मेरठ और टोपरा पढ़ा रखा है। मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को जो फिरोज शाह तुगलक कहां लेकर आया था? दिल्ली। और ये किसका स्तंभ लेख था? अशोक का था। ये बतलाया था फिरोज शाह तुगलक में। और पूछे आपसे कि प्रयाग जो अभिलेख है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पहले कौशाम्बी में था, प्रयाग में आया था, इसे क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। इस अभिलेख पे किन किन के वर्णन है? इस अभिलेख पे किन किन राजाओं का वर्णन है? तो पहला तो अशोक का होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इस पे अकबर के पुत्र बीरबल कह रहा हूं, जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर तथा बीरबल का भी वर्णन है। देखो अलग अलग जब राजा आते हैं तो इसी पे अपना भी नाम खुदवा के लिखवाना शुरू कर देते हैं। इसी में मैंने आपको पढ़ाया था समुद्रगुप्त की विजय अभियान का, इसी पे लिखा हुआ है, हरिसेन ने लिखवाया। कल की क्लास में पढ़ाया, भूल तो नहीं गए कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन था, संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को यहीं पे तो लिखवाया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के भी जानकारी इसमें है, ठीक है। किसने लिखवाया था? हरिसेन ने लिखवाया था। तो ये याद रखना, इन लोगों के भी नाम इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम है? दोनों का नाम है, वो कौन सा अभिलेख? अभिलेखों से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जिसका नाम क्या? अशोक, सम्राट चक्रवर्ती अशोक का भी नाम उल्लेखित है। शाहबाजगढ़ी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, जी हाँ सर, चिराग बी, कुमारी अनुष्का बी, बंटू यादव 12 का बी, 12 बी कह रहे, बिल्कुल आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक का भी वर्णन है। अशोक का भी क्यों, कैसे लेख है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि इस अभिलेख में कहा गया है, ठीक है, सुदर्शन झील का इंफॉर्मेशन दिया गया है। और क्या लिखा गया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य।
के मंत्री पुष्यगुप्त ने कराया था। इस सुदर्शन झील पे बांध का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। मिल गया ना दो नाम, यहाँ पे नाम ही तो पूछ रहा है, तो मिल गया ना नाम यहां से। क्लियर है? ये बातें पिछली क्लास में मैंने बॉक्स में लिखवाया था, ठीक है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि अशोक अपने शिलालेखों में समांतर जिस नाम से उल्लेख है वह है, यानी कि अशोक का जो मैक्सिमम नाम मिलता है उसके शिलालेखों में, और नाम कौन सा निम्नलिखित में से है? आंसर करेंगे चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। डी कह रहे हैं बहुत लोग, बिल्कुल सही, प्रियदर्शी। अपने आप को क्या कहता था? देवों का प्रिय। अपने आप को ये क्या कहता था? देवों का प्रिय, और देवों का प्रिय का मतलब प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। ठीक है, तो ज्यादातर नाम इसका प्रियदर्शी मिलता है, देवा नाम भी मिलता है। क्या मिलता है? देवा नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। ठीक है, ये नाम मिलता है। अशोक का नाम क्या? अशोक का नाम अशोक मात्र 4 लघु शिलालेखों से ही प्राप्त होता है, मास्की से, नेतुर से, उद्गोलन से, और फिर आपका एक जो है मास्की, नेतुर, उद्गोलन, और कौन सा था मैंने पढ़ाया, मैं ही भूल रहा हूं, देख लो। ठीक है, आज मैं थोड़ी थोड़ी चीजें भूल रहा हूं, पता ना क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लगता है कुछ हो रही हरकतें अंदर। ठीक है, कोई आने वाला है जिंदगी में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस वजह से बेचैनियां बढ़ गई हैं। तो मास्की, उसके बाद कौन कौन सा है, थोड़ी हेल्प करो। नेतुर, उद्गोलन, उद्गोलन, ये 3 तो मुझे याद है, और एक कौन सा हो जाएगा? मास्की, नेतुर, उद्गोलन, और जो है गुर्जर, गुर्जर। ठीक है, गुर्जर पड़ता है कहां पे? आपका मध्य प्रदेश में। तो अशोक का नाम यही छोट जो है 4 लघु शिलालेखों से, माइनर रॉक एडिक्ट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? ये मैंने पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लास आज से डेमो चल रही है 2 बजे से, आज से डेमो चलेगी 2 बजे से। क्लियर है? तो किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? बच्चा वाला क्वेश्चन है, और ये मैंने पढ़ाया है। कहां पे होगा? हिंद यवन। हिंद यवन के शासकों ने जो है आपको, हिंद यवन कहिए या हिंद यूनानी कहिए। क्लियर है? हिंद यवन कहिए, हिंद यूनानी, क्योंकि विदेशियों को भारतीय ग्रंथों में क्या कहा गया? यवन कहा गया, और ये मैंने लेक्चर क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और सिक्के के बारे में 2-3 बातें आज भी बताई मैंने, आज ही क्लास बताया। ठीक है। 15, नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्के का प्रचलन किया था। हुविस्क ने, योधेय ने, वासुदेव ने, कड़फिशस ने। ये भी मैंने पढ़ाया है। क्या? कि नंदी जो शिव जी की क्या है? सवारी है, और शिव जी जो कि शिवराज क्या चल रहा है, शिव जी का भी समय भी चल रहा है, श्रवण मास भी चल रहा है। तो नंदी, शिव और शिव जी का त्रिशूल, ये तीन चीज जो है मूर्ति के रूप में सिक्कों पर किसका प्रचलन पाया गया? बताया था, कड़फिशस है। ठीक है, कुजुल कड़फिशस जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था, उसका बेटे का नाम था भीम कड़फिशस। पढ़ा रखा, जाके देखियो। और इसने जो है अपने सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल का चित्र अंकित करा है, जिससे ये बात पता चलता है कि ये जो कड़फिशस है ये शिव उपासक व्यक्ति था, और मैं भी शिव उपासक हूं। बोलो एक बार हर हर महादेव शिव शंकर, जय शंभुनाथ, जय बद्रीनाथ, जय कैलाशनाथ, जय त्रिकालदर्शी, जय भागीरथी, जय नीलकंठेश्वर, जय जटाधारी, हर हर शिव शंभो। क्लियर है? चले, क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक को 2 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला माना जाता है? ये बात भी मैंने पढ़ा रखी है। पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त पढ़ा रखा मैंने। इसका आंसर क्या होगा गाइस? आंसर क्या होगा? मंटू, निराला। ओके, सी कह रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये कहां से आ गया? हर हर महादेव। इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। पढ़ाया तो था मैंने। इसने अपने दरबारी ब्राह्मण, इनका नाम था पतंजलि, उनके नेतृत्व में 2 जो इसने क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्लियर है? बताया तो था मैंने, पुष्यमित्र शुंग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में, मौर्य साम्राज्य तो उत्तर में था, लेकिन वो बात की बात है कि मौर्यों का प्रशासन दक्षिण भारत में भी स्थापित था, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में वहां के स्थानीय शासक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उन स्वतंत्र शासकों में से निम्नलिखित में से कौन हुआ जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का मंटू यादव का है, सुस्मिता का है। सातवाहन, बिल्कुल सातवाहन। ये कहां पे था? याद रखना, दक्षिण यानी कि दक्कन बोलते हैं, पढ़ा रखा था। और जिसका संस्थापक कौन है? सिमुक। और इस वंश का प्रतापी शासक कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, पढ़ा भी रखा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? यानी कि समुद्रगुप्त का, देखो आ गया, समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान इस प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा है, लिखने वाला कौन है? अभी कुछ देर पहले आया था, सुदीप बनर्जी का 18 कवि, राहुल का ARI, कालिदास, राहुल नहीं, सुदीप बनर्जी हरिशेण, बिल्कुल हरिशेण, अभी कुछ देर पहले चर्चा भी किया था हमने, चर्चा भी, मयंक कुमार गलत है, रोशन का भी गलत है, रमेश में सही है। सर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास एक साथ चलेगा सर? हाँ चलेगा। कहे 19, कालिदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आज ही मैंने कालिदास के रचनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाया और कालिदास की बहुत सारी रचनाओं की मैंने आज आपको लिखवाया भी है। अब आपको टेस्ट लेना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा काम कर रहा है। क्लियर है? ओके, आंसर करेंगे। ऋतुसार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कादंबरी। तो निम्नलिखित से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90। अनुपम शुक्ला सी कह रहे गलत, कुमारी अनुष्का कह रहे गलत, देवक यादव कादंबरी गुड, सोनू कुमार बी गलत, मनीषा कुमारी डी राइट, हरेंद्र का बी गलत, हनी चौहान नमस्कार, ठीक है, एड्रोबल बाय डी गुड एंड ऑल, स्नेहा जो भी है डी कह रहे बिल्कुल। अभी तो आज ही पढ़ाया था मैंने कि ऋतुसहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, ये सारी रचना कालिदास की। कादंबरी इनकी रचना थोड़ी ना है। कादंबरी किसकी रचना है? तो हर्ष जो है हर्षवर्धन की रचना है। किसकी है? हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट 19, सॉरी लास्ट, गुप्त काल में भाग। देखो ये प्रश्न नहीं था, ये जो है आज मैंने नहीं पढ़ाया है तो डाल दिया, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो गुप्त काल में भाग, भाग जो है किस प्रकार से कर से संबंधित था? जो भाग था वो कर लिया जाता था गुप्त काल में। और निम्न में से कौन सा कर था? भूमि कर था, बिक्री कर था, बंजर भूमि कर था, खदानों पर, याद रखना भूमि कर। तो भूमि से, लैंड से जो टैक्स वसूला जाता था गुप्त शासकों द्वारा, क्या लैंड से जो टैक्स वसूला जाता था उस टैक्स का नाम क्या था? भाग था। और अशोक के टाइम में जो वसूला जाता था राजस्व, उसे क्या बोलते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे अशोक के टाइम पे। और गुप्त काल में जो भूमि कर वसूला जाता था उसको हम क्या बोलते थे? भाग कहते थे। क्लियर है? तो ये था आज आपका गुप्त काल तो खत्म ही हुआ और साथ ही साथ छोटा सा क्विक रिवीजन था जो अभी तक मैंने लेक्चर क्लास लिया था। कल की मैराथन क्लास आपने रात वाली देखी होगी, एक बार उसको जो है आप जाकर के सेशन को शेयर भी कर देना। और उस कल की मैराथन क्लास की PDF अभी मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पे क्या करता हूं, आपको भेजता हूं। ठीक है, टेलीग्राम पे भेजता हूं। ठीक है, और आप चाहे तो मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। किस पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप चाहे तो मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी PDF वगैरह आपको इस कोचिंग के इंस्टा जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, और मैं भी अपना समय देता रहता हूँ, बात की बात है, लेकिन प्रॉपर आपको जो है इस कोचिंग के ही टेलीग्राम के चैनल मिलेगी। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप जो है टॉपर्स विजन सर्च करना टेलीग्राम पे टॉपर्स विजन सर्च करना। ठीक है, एक माइक लीवर इस तरीके से मिलूंगा गाना गाता हुआ आपको। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे द एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा, बेशक लगा होगा। और किसी को कुछ पूछना वगैरह तो 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, बेशक आप जो है पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी वगैरह? आज गलत होने का परसेंटेज बढ़ गया सर जी। हाँ, तो इतने दिन से क्लास ले रहा हूं तो रिवीजन किया नहीं होगा तो गलत होना ही होना है। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या होगा, सॉरी क्या होगा, बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताइए कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो? ठीक है, बताओ ना बे, बोलता क्या है नहीं है तुम लोग। सर डेली लेक्चर क्लास होगा, जे बात मनेगा ना पता कि डेली होगा कि नहीं होगा, बट लेता रहूंगा मैं। ठीक है, प्रयास करूंगा डायरेक्ट जो है रोज की मैं ले सकूं क्लास। ठीक है, नो सर गाना सुना दीजिए। मेरी गाना मैं थोड़ी ना गाता, वो तो रह कर कुछ चीज ऐसी आ जाती है ना जो मैं गा देता हूं। सर आपका क्लास बहुत बेस्ट रहा सर। ओके, एंड एनीवन एल्स वांट टू नो? कोई बताओ भाई, बताओ, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? क्लास कैसी लगी बताओ। चलिए, नहीं बोलोगे, गूंगे हो चुके, पता ना बोलोगे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो सर जो आप जो है मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे। ठीक है, इसी तरीके से मिलते रहेंगे और जो आपको पढ़ाते रहूंगा, समझाते रहूंगा। और जो है जय हिंद, जय भारत, जो है दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, माँ बाप के सपनों को पूरा करें, खूब आगे बढ़े, देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लव यू गाइस।